दवा को एक कटोरे में डालने के बाद तौलिए को उसमें भिगोया गया और धीरे धीरे पूरे शरीर पर सावधानी से पोंछा गया। ऐसा करने का उद्देश्य खुद को मारना नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वह जल्द ही अपने साथियों के लिए रात का भोजन बनने वाला था। उसने अंतिम जहरीली खुराक ली और निगल ली। आने वाली मौत के बावजूद उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने अच्छे कपड़े पहने, अपनी अंदरूनी पीड़ा को सहा और बिना झिझक अपनी नसें काट ली ताकि यह आत्महत्या जैसा दिखे। ऐसा इसलिए ताकि उन पागल शैतानों को कोई शक न हो। अब समय है कि आपके लिए एक उच्च रेटिंग वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज आर्कटिक टेरर लेकर आएं। अगर आप इसे एक बार में नहीं देख सकते तो इसे सेव करें और आराम से देखें। साल 1945 में उत्तरी ध्रुव में एक नौवहन मार्ग खोलने के प्रयास में पोस्टमैन नामक जहाज ने आर्कटिक सर्कल में प्रवेश किया। तभी उसे एक मदद का संदेश मिला। जब चालक दल नए मार्ग के बारे में चर्चा कर रहा था, एक सदस्य ने खून उगलते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मल में गहरे लाल रंग के खून के थक्के पाए गए, जो अत्यधिक संक्रामक रक्त संक्रमण का संकेत हो सकता था। कैप्टन हान ने घायलों को साथ ही जहाज गोल्डन होप पर ले जाकर अनुभवी डॉक्टर स्टैनली से इलाज कराने का फैसला किया। जैसे ही नाव धीरे धीरे करीब आ रही थी, फर्स्ट मेट ने क्लैंप खोलने की तैयारी की। तभी गोल्डन होप में अचानक जोरदार झटके लगे, जिससे तैयार खड़े क्रू मेंबर मस्तूल से समुद्र में गिर गया। लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस की आर्कटिक ठंड में पूरा समुद्री सतह बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से ढकी हुई थी और गिरे हुए क्रू मेंबर का कोई निशान नहीं दिखा। फर्स्ट मेट ने तुरंत दाहिनी ओर की पूरी सीमा में तलाश का आदेश दिया। कुछ समय बाद गिरे हुए क्रू मेंबर को पानी की सतह पर देखा गया। फर्स्ट मेट ने झटपट उसकी ओर रस्सी फेंकी। केवल 3 सेकंड में एक जिंदा इंसान सबके सामने खत्म हो गया। फर्स्ट मेट ने कपड़े उतारकर पानी में कूदने की कोशिश की, लेकिन बाकी क्रू मेंबर्स ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि गिरे हुए साथी पहले ही ठंड से मर चुका है और वे नहीं चाहते कि वह भी अपनी जान जोखिम में डाले। इसके बाद डॉक्टर स्टैनली ने घायल की जांच शुरू की और पाया कि उसके शरीर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यदि इसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो यह व्यापक स्तर पर फैल सकता है। कैप्टन हान ने पहले ही आदेश दिया था कि यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वह तुरंत रिपोर्ट करे और अलग हो जाए। फिर भी घायल व्यक्ति ने अपनी स्थिति क्यों छुपाई? एक जहाज के सभी चालक दल के सदस्यों को मिशन की खतरनाक प्रकृति के बारे में पर्याप्त चेतावनी दी गई थी। एक सदस्य ने कहा कि वह एक अनाथालय में पलाबधा है। उसने कहा कि वह उन लोगों को निराश नहीं करना चाहता जिन्होंने उसकी मदद की थी। बायोक्स वायरस के प्रसार को रोकने के लिए डॉक्टर स्टैनली ने घायलों को एक अलग कमरे में रखने का फैसला किया। उसी रात उसने कोने में एक भयावह दानव देखा। वह सदस्य चिल्लाया कि कोई दुष्ट आत्मा उसका पीछा कर रही है और डॉक्टर से कहा कि वह बाकी चालक दल को लेकर जल्दी से भागे, नहीं तो वे सभी उत्तरी ध्रुव के बर्फीले क्षेत्र में मर जाएंगे। डॉक्टर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वह दम घुटने से मृत हो गया। ऐसा लगता था कि दुर्भाग्य का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। जहाज के पंखे रुक गए थे और चलने में असमर्थ थे। कप्तान ने अंदाजा लगाया कि जहाज किसी बर्फ के बड़े टुकड़े से टकरा गया था जो पंखे को रोक रहा था। समस्या हल करने के लिए कप्तान ने आदेश दिया कि सुबह होते ही बर्फ को हटाने का प्रयास किया जाए। बड़ी मशक्कत के बाद चालक दल के सदस्यों को गोताखोरी के उपकरण पहनाए गए। उन्हें संकेत देने का निर्देश दिया गया। अगर रस्सी को एक बार खींचा जाए तो इसका मतलब नीचे जाना है और अगर 3 बार खींचा जाए तो इसका मतलब रस्सी कहीं उलझ गई है। जहाज के सभी सदस्यों को किनारे की स्थिति में तैयार रहने की उम्मीद थी। कैप्टन जॉन के प्रोत्साहन के तहत क्रू धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्र के नीचे प्रवेश करते ही उसने बेसिल को देखा। जब वह लोहे की म्यान का उपयोग करके तोड़फोड़ करने की तैयारी कर रहा था, तभी दूर से अचानक एक काले रंग की आकृति उभर आई। -40 डिग्री के समुद्र तल में मानव का जीवित रहना असंभव था। वह तुरंत रस्सी खींचकर अपने साथियों से उसे ऊपर खींचने का इशारा करने लगा। किनारे पर पहुंचने के बाद उसने कप्तान को इस घटना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि उसने भ्रम देखा होगा। कप्तान ने उससे पेंचदार प्रोपेलर की स्थिति के बारे में पूछा। उसने बताया कि प्रोपेलर बर्फ के टुकड़ों से फंसकर मुड़ गया है और उसने पीछे से कुछ टुकड़े हटाए हैं। इस स्थिति में जहाज यात्रा जारी रख सकता है। आगे के तैरते बर्फ के टुकड़ों की मोटाई और संख्या लगातार बढ़ रही थी। वे अभी विलियम किंग मार्ग से ज्यादा दूर नहीं गए थे। कप्तान को लगा कि स्थिति उनके अनुमान से ज्यादा गंभीर हो सकती है। भले ही बर्फ के बीच रास्ते हों, उन्हें इन बर्फीले झुंडों से निकलने में कई हफ्ते लग सकते थे। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में पहले ही दिन रात का बदलना शुरू हो चुका था और इस साल का मौसम पिछले साल से ज्यादा ठंडा रहने वाला था। ठंडा मौसम उन्हें ज्यादा समय नहीं देगा। कप्तान ने सुझाव दिया कि उसे को छोड़ दिया जाए। पूर्वी तट के चारों ओर घूमकर विलियम किंग भूखंड के पूर्वी भाग तक पहुंचने की योजना बनाई गई। इससे वे सर्दियों से पहले पूर्वी तट का चक्कर लगाकर सुरक्षित निकल सकते थे। यदि यह रास्ता बंद हो जाए तो भी वे फ्रॉस्टबाइट समूह से बचकर एक अनुकूल जलवायु वाले बंदरगाह में सर्दियां गुजार सकते थे। इसके बाद वसंत आने पर जलमार्ग की खोज जारी रखी जा सकती थी। कप्तान हेन, इस अभियान के प्रमुख, ने किसी भी जहाज को छोड़ने से इनकार कर दिया। नॉक्सटर्न में बस कुछ मामूली शक्ति संबंधी समस्याएं थीं। अगर अधिक शक्तिशाली गोल्डन क्लॉ को बर्फ तोड़ने का कार्य सौंपा जाए तो कप्तान को विश्वास था कि वे वर्ष के अंत तक सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचकर सर्दियां आराम से बिता सकते हैं। हालांकि फ्रॉस्टबाइट समूह की कठोरता सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक थी। क्रू ने लोहे के औजार उठाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार्रवाई बर्फ के जमने की गति के आगे धीमी पड़ गई। हताश होकर प्रथम अधिकारी ने विस्फोटक जलाकर बर्फ में एक रास्ता बनाने की कोशिश की। हालांकि इसका प्रभाव नगण्य रहा और जहाज केवल कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाया। कप्तान ने फिर से इंजन बंद करने और एक और सर्दी वहीं बिताने का आदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक क्रू
सदस्य को शांत करने का प्रयास किया और यह याद दिलाया कि देश के लिए अभियान पूरा करना हर सैनिक का कर्तव्य है। हालांकि उनका यह निर्णय 132 क्रू सदस्यों के लिए भारी साबित होने वाला था, लेकिन 8 महीने बाद भी बर्फ की सतह पर पिघलने का कोई संकेत नहीं था। नॉक्सटर्न के इंजन को बर्फ में जमने के बावजूद चालक दल नियमित रूप से इसे चिकना करते रहे। पर्याप्त कोयला होने पर चालक दल इसे एक दिन के भीतर फिर से चालू कर सकते थे। कप्तान हान ने उन्हें तैयार रहने का आदेश दिया, क्योंकि सूर्य के दिखाई देने की घटना समाप्त होने वाली थी और बर्फ की सतह सबसे पहले पिघलने लगेगी। नेविगेशन की दिशा और स्थान को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए खोज अभियान के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया कि हम सुरक्षित रूप से अपनी शीतकालीन दीवार पर वापस आ जाएंगे। हमारी शीतकालीन दीवार हमारे पीछे बहुत दूर होगी। हम फिर से अपनी मुद्रा को मजबूत कर सकते हैं। इस कदम को मजबूती से उठाना होगा। यह अभियान कुल 3 टीमों में विभाजित किया गया है। रे ने 8 लोगों के उपयोग के लिए पर्याप्त जीवित रहने की सामग्री तैयार की। उन्होंने यूमिंग जहाज के बाईं ओर से एक अज्ञात यात्रा की शुरुआत की। 3 दिन और 3 रातों की लंबी यात्रा के बाद हमने बर्फ के टुकड़ों से बनी एक तटरेखा खोजी। इस अद्भुत चमत्कार पर सभी साथी आश्चर्यचकित हो गए। हो सकता है कि इस तटरेखा को पार करने के बाद हमें वह भूमि दिखाई दे जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गठबंधन ने अपनी टीम को लोहे के औजारों के साथ कार्य में जुटने का आदेश दिया, लेकिन सामने का दृश्य सभी को रोमांचित कर गया। हालांकि यह भूमि बंजर थी और यहाँ कोई संसाधन नहीं थे, यह निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती लेकर आया। रे समुद्र तट से 800 मीटर दूर एक पत्थरों के ढेर के पास पहुंचे। उसे लगा कि यहाँ पहले कोई आया होगा। उसने पत्थरों के ढेर को हटाया और यूमिंग हाउ द्वारा नए मार्ग की खोज का रिकॉर्ड उसमें डाल दिया, यह उम्मीद करते हुए कि अगली बार इसे कोई ब्रिटिश चाय व्यापारी जो ग्वांगझो से वापस आ रहा हो देखे। इसके बाद रे ने अपनी टीम को वहीं कैंप लगाने का निर्देश दिया। जब उन्होंने समुद्र तट को पार किया तो उन्होंने पाया कि एक माल से भरी लाइफ बोट उल्टी पड़ी थी। उत्तर ध्रुव के इस निर्जन इलाके में और कोई इंसान हो यह संभव नहीं था। टीम के सदस्यों का मानना था कि यह किसी बड़े ध्रुवीय भालू का काम हो सकता है, लेकिन आसपास किसी पंजे के निशान नहीं थे। इस अजीब घटना ने नाविकों के दिलों में डर पैदा कर दिया। टीम पूर्व की ओर आगे बढ़ी। कप्तान जॉन इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थे कि बाकी लोग उनके साथ क्यों नहीं लौटे। खोजकर्ता ने बताया कि उनके भोजन में समस्या हो गई थी। कई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ खराब हो चुके थे और अब खाने लायक नहीं थे। अगर भोजन खत्म होने से पहले बर्फ पिघली नहीं तो 32 लोगों की यह अभियान 3 विशाल बर्फीले मैदान में ही खत्म हो सकती है। खोजकर्ता को सांत्वना देकर शांत किया, लेकिन उनके भीतर बेचैनी और भय बढ़ता जा रहा था। यहाँ कोई भी आपके किसी भी निर्णय की आलोचना या खंडन नहीं कर रहा है। यहाँ गर्मियों में बस नाम मात्र की धूप होती है। दिन के बीतने के बाद भी तापमान 0 से ऊपर नहीं जा पाता। बर्फ की परत लगातार जमा होती रहती है और ऊंची होती जाती है। अगर यह हमारी नाव को ऊपर उठा सके तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बर्फ की परत हमें बर्फ के नीचे दबा भी सकती है और जहाज के बीम टूट सकते हैं, हमारी कमर भी टूट सकती है। इस सब पर हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ भाग्य के भरोसे है। कैप्टन जॉन को फ्रांसिस की डरावनी बातों से बहुत गुस्सा आया। गुस्से में कैप्टन जॉन वहां से चले गए। वहीं फ्रांसिस और कैप्टन जॉन की भतीजी सो किसी भी समय एक दुर्घटना के कारण जीवन खोने की संभावना हो सकती है। वह नहीं चाहते थे कि युवा और सुंदर सोफिया अकेली रह जाए। यह व्यंग्य दरवाजे पर खड़ी फ्रैन ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, जिससे दोनों के बीच गहरी खाई उत्पन्न हो गई। परेशान फ्रैन ताजी हवा लेने के लिए डेक पर आईं और गलती से पाया कि ग्रुप के दिशा में बिजली का तूफान हो रहा है। थोड़ी देर में आकाश से मुट्ठी के आकार के ओले गिरने लगे। सब लोग जल्द ही तंबू के अंदर जाकर इस खतरे से बचने लगे। जैसे ही ओले खत्म हुए, तंबू के बाहर से जंगली जानवरों की दहाड़ने की आवाजें आने लगीं। उत्तरी तटरेखा पर एक काली परछाई दिखाई दी तो सतर्क ग्रे ने तुरंत गोली चला दी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी ध्रुवीय भालू को नहीं बल्कि आर्कटिक में रहने वाले 2 इनुइट लोगों को घायल कर दिया था। वे लोग ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे नाविक समझ नहीं सकते थे और बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे कि किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। वहीं उन्होंने देखा कि एक भालू जैसे दिखने वाले अजीब प्राणी ने ग्रे को तुरंत मार डाला। 2 दिन बाद आखिरी नेविगेशन टीम यूमिंग जहाज पर लौटी। चालक दल के सभी सदस्य डेक पर जश्न मना रहे थे, लेकिन कप्तान जॉन ने देखा कि लौटे हुए नाविक बेहद घबराए हुए थे और उनके नेता ग्रे भी उनके साथ नहीं थे। रेन ने सोचा कि जख्म को सिलने से पहले गोली निकालना जरूरी है, क्योंकि गोली उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती रहेगी और जल्द ही उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। लेकिन इल्ना भाषा की समझ न होने के कारण यह सोच बैठी कि वे उसके पिता को मारना चाहते हैं। उसने तुरंत डॉक्टर के बचाव कार्य को रोकने के लिए दौड़ लगा दी। तभी कप्तान फ्रैन, जो इन्यूट भाषा में निपुण था, ने उसे पूरी स्थिति समझाई। इसके बाद उसने डॉक्टरों को इलाज की अनुमति दी। डॉक्टरों ने पाया कि गोली आंतरिक ऊतकों में गहराई तक जा चुकी है, जिससे कटाव करना पड़ा। टीना ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह उसे छोड़कर न जाएं, क्योंकि वह अभी उन बुरी आत्माओं को वश में करने के लिए तैयार नहीं है। हेन कप्तान ने परेशानियों से बचने के लिए फैसला किया कि वह हिलना को अंधकार लोक से बाहर भेज देगा। फ्रैन ने जिद की कि वह उसे डरे हुए जहाज पर ही रहने दे ताकि वह पता लगा सके कि गाइडिंग टीम किस रहस्यमय आत्मा का सामना कर रही थी। टीम के सदस्य ने बताया कि उन्होंने घटना स्थल पर आधा मीटर चौड़े पैरों के निशान देखे थे, लेकिन ग्रा का शव कहीं नहीं मिला। घटना स्थल पर मौजूद खून की मात्रा देखकर अंदाजा लगाया गया कि किसी का ऐसे हालात में बच पाना मुश्किल है। कोई सुराग न मिलने पर फ्रैन ने हिलना से संपर्क किया और उससे उस रहस्यमय आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने को कहा, लेकिन हिलना ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने फ्रैन से कहा कि उनके पिता के शव को बर्फ की सतह पर रख दें। उसने चेतावनी दी कि अगर वे वहां और ज्यादा समय तक रुके तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसने केवल जहाज के कर्मचारियों को बूढ़े आदमी के ताबीज और गहने ले जाने दिया और उसकी लाश को कई मीटर गहरे बर्फीले गड्ढे में डाल दिया। दंडित करने के लिए यूमिंग हाउ
के पास की खाली जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। उसने तंबू लगाकर नाविकों की हर गतिविधि पर नजर रखी। जू दा फूल ने चिंता जताई कि इन ल्यूटेरेन बदला ले सकते हैं। उन्होंने कप्तान जॉन को सुझाव दिया कि शिरना, जो सब कुछ जानता है, को भी समुद्र में डुबो देना चाहिए। पहले भोजन की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। यह बात सुनकर कप्तान जॉन गहरे विचारों में पड़ गए। उन्हें याद आया कि इससे पहले नौसेना एडमिरल ने उनसे पूछा था कि क्या उनका बचाव योजना पूरी तरह तैयार है। जॉन ने जवाब दिया कि बेड़ा 3 छोटे समूह से मिलकर भी सुरक्षित लौटने में सक्षम होने के बावजूद जनरल ने उसे चेतावनी दी कि आर्कटिक सर्कल में कोई भी जीवन नहीं है। अगर बेड़ा हमेशा के लिए बर्फ में फंसा रह गया तो संसाधन खत्म होने के बाद तुम्हें केवल ब्लड शॉक का सहारा लेना होगा। तब 132 भूख से व्याकुल नाविक तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। पिछली असफल यात्रा के कारण कैप्टन जॉन का अपमान हुआ था। 2 साल और इंतजार करो, उसने कहा, फिर हम नई जलमार्ग को खोल देंगे। उस समय कोई भी हमारे नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाएगा। वह कल मर चुके ग्रा के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करने की योजना बना रहा है। उन सभी सैनिकों और नाविकों को जो बुरी आत्माओं के निशान खोज रहे हैं, समय पर समारोह में उपस्थित होना होगा। यह निर्णय जहाज के कर्मचारियों के बीच फैले डर को शांत करने के लिए लिया गया है। जब वह अपने कमरे में दिवंगत के लिए शोक संदेश लिखने में व्यस्त था, तब कप्तान लैंड ने 8 सदस्यों की एक स्लेज टीम बनाने की इच्छा जताई। यह टीम सबसे नजदीकी हडसन कंपनी के चौकी से मदद मांगने के लिए जाएगी। अगर टीम अभी निकलती है तो वे सर्दी के आने से पहले वहां पहुंच सकते हैं। कप्तान जॉन हालांकि जहाज के कर्मियों की जान जोखिम में डालना नहीं चाहते थे,